हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो ये वीकली करंट अफेयर्स है फर्स्ट एंड सेकंड वीक सितंबर 2025 का। तो तमाम टॉपिक्स पे कंटेंट लेंगे हम लोग और सबसे पहले राजनीति, केंद्र राजस्व फैसले, इन सब से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इसका PDF शार्प लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सारे मेंबरशिप प्लान के ज़रिए मिलते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर, देख सकते हैं वहाँ पर आप। ओके, तो शुरू करते हैं। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और लद्दाख के बाद कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर घोषित हो गया है? क्या आंसर इसका? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश मतलब विश्व साक्षरता जो दिवस था 8 सितंबर को, 8 सितंबर को, तो उसी के दौरान ये घोषित किया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो उन्होंने कहा कि राज्य की जो साक्षरता दर है वो 99.3% हो गई है। तो आमतौर पे ये नियम है कि राष्ट्रीय मानक है कि अगर 95% से अधिक अगर है तो फिर उसको साक्षर राज्य घोषित किया जा सकता है। ओके, तो हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला अब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग वायरस बीमारी से। क्वेश्चन होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने या उसके अनुसार दुनिया में कितने लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं, जिनमें से प्रत्येक 100 की मौत इसकी वजह से हो रही है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 अरब से अधिक। क्या है? 1 अरब से अधिक। ये जो डेटा है वो WHO ने जारी किया है इसका। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2025 में DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो वहाँ पर इबोला का एक नया प्रकोप सामने आया है। तो क्या है वो? इबोला होता क्या है? आंसर होगा वायरस है। ठीक है, वायरस है ये। ओके, और ये वहाँ पर पाया गया सितंबर में। शुरुआत में ही 15 लोगों की जान चली गई और अब तक ये 16वां इस देश में, कांगो में 16वां ये इबोला का प्रकोप है। ये बहुत ही गंभीर और बहुत घातक बीमारी माना जाता है। इबोला वायरस होता है और ये वायरस फिलो वायरस परिवार से संबंधित है। पहली बार इसकी पहचान हुई थी 1976 में और उसके बाद से अफ्रीका में ख़ास तौर पर कई सारे आउटब्रेक हुए हैं वहाँ पर। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन जो है वो चमगादड़ को माना जाता है, वो इबोला का प्राकृतिक वाहक माना जाता है, नेचुरल होस्ट माना जाता है। लेकिन इंसान से इंसान में भी होता ही है। संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीना, यहाँ तक कि थूक, उल्टी, दस्त या अन्य अगर शारीरिक द्रव है तो उसके अगर सीधे संपर्क में आ रहे हैं तो ये हो जाता है। यहाँ तक कि जो संक्रमित सुइयाँ हैं, मेडिकल उपकरण है, या शव को छूने से भी या दफनाने की प्रक्रिया के दौरान भी ये हो सकता है। तो अब तक कई बार बहुत मौतें हुई हैं। 11,000 से अधिक 2014 से 16 के बीच में हुआ था पश्चिम अफ्रीका में। 18 से 20 के बीच में ये 2300 मौतें हुई थी। तो ये बहुत ही गंभीर ये बीमारी है और उसकी बात हमने की। कांगो यानी DRC कांगो, उसकी राजधानी क्या है? किनशासा। राष्ट्रपति हैं वहाँ के फेलिक्स त्शेसिकेदी। ओके, मुद्रा वहाँ पर चलती है कांगोलीज फ्रैंक। अब आगे बढ़ते हैं और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। CP राधाकृष्णन भारत के कौन से वे उपराष्ट्रपति बने हैं? कौन से वे? आंसर होगा 15वें उपराष्ट्रपति वो बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको 12 सितंबर को 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूरा नाम है उनका CP राधाकृष्णन का चंद्रपुरम पोन्समी राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, देश के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? वही नाम है CP राधाकृष्णन। ठीक है, और उनके सामने कौन खड़े थे? सामने थे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार B सुदर्शन रेड्डी। तो CP राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता का वोट मिला था 452 और B सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता का 300 वोट मिला था। इस तरीके से CP राधाकृष्णन को विजयी घोषित किया गया। ठीक है, CP राधाकृष्णन के बारे में बात करें तो उनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1957 को, 1957 को। 1998 और 1999 में कोयम्बटूर के सांसद रहे थे। तमिलनाडु में भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2004 से 2007 तक। कोच्चि में जो कोयर बोर्ड है कोयर बोर्ड,
उसका चेयरमैन भी इनको बनाया गया था। ठीक है, उस दौरान कोयर का निर्यात काफ़ी बढ़ा था। कोयर किसको कहते हैं? नारियल के जो बाहरी रेशेदार छिलके होते हैं ना, उससे जो प्राकृतिक और मतलब फाइबर जो बनाया जाता है उसका उपयोग रस्सी, चटाई, ब्रश इन सब में होता है, तो वो ठीक है। फिर 2023 में वो झारखंड के गवर्नर बने थे। उनको अतिरिक्त प्रभार भी मिला था तेलंगाना और पुदुचेरी का। ओके, और 2024 में महाराष्ट्र का गवर्नर उनको बनाया गया था। सितंबर 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव उन्होंने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश का नया लेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया है? यहाँ क्या है क्वेश्चन? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। देश का लेखा महानियंत्रक ये CAG नहीं है, ये क्या है? CGA। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? TCA कल्याणी। ये फोटोग्राफ रहा। ये 1991 बैच की भारतीय सिविल लेखा सेवा यानी ICAS उसकी अधिकारी हैं और 1 सितंबर को उन्होंने चार्ज लिया है। CGA होता क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण अधिकारी है जो कि वित्त मंत्रालय में यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत काम करता है, व्यय विभाग के अंतर्गत काम करता है। और इनका काम जो है ना वो केंद्र सरकार को लेखा मामले में, अकाउंट्स के मामले में प्रिंसिपल एडवाइज़र के तौर पर होता है, यानी प्रधान सलाहकार होता है एक तरह से। और केंद्र सरकार का अकाउंट्स तैयार करना, खाता तैयार करना, उसमें जमा देखना, यहाँ तक कि राजकोषीय जो नियंत्रण है उस पर नज़र रखना, आंतरिक लेखा परीक्षण इंटरनल ऑडिट उसके लिए भी जिम्मेदारी CGA के पास होती है। और बाहरी तौर पर कौन ऑडिट करता है? CAG करता है। ठीक है, ये CGA है। राजकोषीय घाटा, ये सब कैलकुलेशन, ये सब कुछ इनकी जिम्मेदारी होती है, तो महत्वपूर्ण पद होता है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। FSSAI यानी खाद्य भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, उसके नए CEO कौन बन गए हैं? तो नाम है रजित पुन्हानी। क्या नाम है? रजित पुन्हानी। बिहार कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, और FSSAI क्या है? अंग्रेजी में फुल फॉर्म कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी? 2006 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम उसके तहत, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसका काम है फूड सेफ्टी और पर नज़र रखना देश में और स्टैंडर्ड बनाना। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर अगस्त 2025 में देश में खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन कितनी रही? आंसर होगा 2.07%। ठीक है, ये खुदरा महंगाई दर रही है। ओके, इससे पहले यानी जुलाई में ये 1.55% थी, अगस्त में 2.07% रही है। ओके, तो ये जो है ना वो RBI का जो लिमिट है ना वो है 2 से 6% के बीच में, तो उतनी महंगाई होनी चाहिए, तो उसके अंतर्गत है। अब सवाल यहाँ पर होगा कि महंगाई दर किसने जारी की है? तो और ये NSO ने जारी किया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसके अंतर्गत आता है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। चले आगे बढ़ते हैं। GST काउंसिल की 56th जो मीटिंग हुई उसमें कौन कौन से 2 मुख्य टैक्स स्लैब तय किए गए हैं? ठीक है, टैक्स स्लैब जो कहा जा रहा है कि 2 ही हैं, 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा हैं, 3 हैं, लेकिन प्रमुख क्वेश्चन यहाँ क्या है? प्रमुख कौन कौन से? तो आंसर इसका होगा 5% और 18%। ठीक है, 5% है 18%। तो ये महत्वपूर्ण जो है फैसले लिए गए हैं। ओके, तो 22 सितंबर को ये टैक्स स्लैब जारी किया गया। एक और टैक्स स्लैब होगा जो 40% का है, और वो तंबाकू प्रोडक्ट, लग्जरी कार और चीज़ों पर लागू होगा। लेकिन ज़्यादातर जो आम लोगों के या कॉमन लोगों के उपयोग की वस्तुएं हैं वो सब 5% और 18% में हो गई हैं। पहले ये जो ना 4 तरह के बड़े टैक्स स्लैब हुआ करते थे, एक 5%, एक 12%, एक 18% और एक था 28%। ठीक है, तो अब ये 2 स्लैब ये कर दिया गया है, कम कर दिया गया है इसको। ओके,
और ये देखिए आप, ये जिन जिन चीज़ों में कम किया गया है, जो प्रमुख चीज़ें हैं उससे क्या फ़र्क पड़ा है, ये सब आप देख रहे हैं। ओके, तो मुख्य तौर पे 2 हैं, वैसे 3 हैं, एक 40% भी है, लेकिन अगर प्रमुख तौर पे पूछा जाएगा तो 2 ही बात करनी है, 5 और 18%। अब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप पर जाएं, वहाँ पर बैच जो है वो लॉन्च हो ही गया लगभग, और बीपीएससी का भी बैच चल रहा है, और इन सब, इसके अलावा बीपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग बैच भी चल रहा है, और वहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं उन कोर्सेज़ के लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी अपील थी कि वो कई हिस्से में देना चाहते हैं, मैं कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपकी पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है। तो शार्प लर्निंग ऐप है, आप देखना ज़रूरी, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है। ओके, और उसके साथ ये ISPCS वाला जो करंट फोर्स मेंबरशिप है वो सब मिल जाता है साथ में ही। तो आगे बढ़ते हैं और डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है, वहाँ पर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए या राहत देने के लिए कौन सा अभियान चलाया? आंसर मैंने पहले ही बता दिया, राहत देने की बात हो रही है तो ऑपरेशन राहत, ये इंडियन आर्मी के द्वारा ये किया गया। आपको पता है कि पंजाब बहुत भीषण बाढ़ की चपेट में है और दूसरे राज्य में भी स्थिति बहुत ख़राब है, तो आर्मी ने ये बहुत बड़ा काम किया है। अगला क्वेश्चन, किस पश्चिमी देश ने फिर से अपने रक्षा विभाग यानी मंत्रालय, उसका नाम बदलकर अब युद्ध विभाग कर दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है? कौन सा देश है? आंसर होगा USA, अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 सितंबर को ये फैसला किया और वॉर डिपार्टमेंट के रूप में कर दिया। यहाँ तक कि पेंटागन के जो वेबसाइट है ना, defense.gov था नाम उसका, defense.gov, अब उसका नाम बदल के war.gov कर दिया गया है, ठीक है। उनका कहना है कि हम डिफेंस बहुत हो गया, अब वॉर हमारा रहेगा नाम, हमारे डिपार्टमेंट का या मिनिस्ट्री का, और जब जब वॉर रहा है नाम तब अमेरिका ने बहुत काम किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तक इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ही हुआ करता था, बाद में फिर नाम बदला, फिर उसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कर दिया गया था। वहाँ डिपार्टमेंट कहा जाता है मिनिस्ट्री को, वो पूरा। ओके, आगे बढ़ते हैं और इवेंट यानी घटना, दुर्घटना, आयोजन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश के उस गांव का नाम बताएं जहां सूर्योदय के समय भारत में सूर्य की पहली किरण आती है। इस गांव में सनराइज फेस्टिवल का आयोजन होगा, ऐसा ऐलान किया गया है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डोंग विलेज। क्या है? डोंग विलेज। ये अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले में स्थित है और ये फेस्टिवल 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक आयोजित होगा 2026 में, ठीक है। अभी 2025 में 29 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2026 तक। और ये वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उन्होंने इसका ऐलान किया। वह वहाँ पर पहुँचे भी थे कि नए साल में पहली किरण अगर कोई देखना चाहता है तो वहाँ आयोजन में आ सकता है। अगला क्वेश्चन पुस्तक और लेखक से चलते हैं और क्वेश्चन होगा, किस लेखक ने अपने संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी उसका विमोचन किया है सितंबर 2025 में? विमोचन का मतलब क्या होता है? लॉन्च करना, हिंदी में विमोचन कहते हैं। आंसर होगा इसका अरुंधति रॉय, ठीक है, अरुंधति रॉय। तो ये उनकी माँ पर आधारित ये बुक है। केरल के कोच्चि में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और DC बुक्स के द्वारा ये आयोजन किया गया था और इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीन में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय खिलाड़ी ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा मेडल जीत लिया है? आंसर क्या होगा? गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, गोल्ड मेडल। अच्छा, ये हमने क्यों लिखा है चीन में आयोजित? क्योंकि ISSF का जो वर्ल्ड कप है ना, वो कई जगहों पर आयोजित किया जाता है, कई सारे इवेंट होते हैं। तो आपको ये जानना होगा और एग्जामिनेशन में पूछा भी जाएगा कि चीन में आयोजित, या ये पूछ लिया जाएगा कि ईशा सिंह ने कहाँ पर आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में ये खिताब जीत लिया है, तो वो आपको याद रखना है। ये चीन में, चीन का जो झेंजियांग है ना प्रांत, उसके निंगबो
निंगबो एक ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर है, निंगबो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर, तो वहीं पर यह आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन, 102 वर्ष की उम्र में जापान के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट फुजी पर चढ़ाई करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए? क्या नाम है इनका? इनका नाम है कोकिची अकुजावा, कोकिची अकुजावा। और ये देख रहे हैं फोटोग्राफ, और ये है माउंट फूजी, जापान का सबसे ऊंचा, ऊंचाई है 3776 मीटर, 3776 मीटर। ओके, तो जापान, वहाँ की राजधानी क्या है? टोक्यो है। मुद्रा येन चलती है, येन। और वहाँ अब नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं आएंगे। अगला क्वेश्चन, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप में किस भारतीय शहर को जगह मिली है मेजबानी के लिए? ठीक है, मेजबानी की बात हो रही है, कौन सा मेजबानी करेगा? आंसर होगा इसका भुवनेश्वर, ओडिशा में। और कब होगा? 11 से 15 अक्टूबर 2025 को। तो ये ओडिशा में आयोजन होने जा रहा है टेबल टेनिस चैंपियनशिप एशिया का, ठीक है, भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 28वीं, हाँ ये भुवनेश्वर में है। अगला क्वेश्चन, हाँ, यूएस ओपन 2025 में पुरुष युगल यानी मेंस डबल्स का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीत लिया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मर्सले ग्रेनोलर्स, ये स्पेन के हैं, और होरासियो जेबालोस, ये अर्जेंटीना। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड लेते हैं कि महिला युगल यानी वुमेन्स डबल्स यूएस ओपन के खिताब किसने जीत लिया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गैब्रियल डाब्रोव्स्की इटली की, और एरिन रूटलिफ इटली की। ठीक है, तो इन दोनों ने जीत लिया है। उपविजेता रही हैं कैटरीना सिनियाकोव चेक गणराज्य की, और टेलर टाउनसेंड यूएसए की। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं महिला एकल यानी वुमेन सिंगल्स, ये खिताब किसने जीत लिया है? कौन है विजेता? नाम सवाल पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। आरेना सबालेंका, ये याद रखना है आपको, आरेना सबालेंका बेलारूस की खिलाड़ी हैं, और उन्होंने किसको हराया? तो अमेरिका की खिलाड़ी अमांडा अनीसीमोवा, उनको हराकर ये खिताब जीत लिया है। कब? 6 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? आंसर का कार्लोस अल्कराज। ठीक है, ये कहाँ के हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जैनिक सिनर को हराकर ये खिताब जो है ना वो जीत लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं मिक्स डबल्स का है। यूएस ओपन 2025 में मिक्स डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा सारा ईरानी और एंड्रिया ववासोरी इटली। ठीक है, इन दोनों ने ये खिताब जीता है। और अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इवेंट के अनुसार जो ये ग्रैंड स्लैम है ना, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो इन सब के इवेंट के अनुसार हम ये देखते हैं। तो ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का देख लीजिए, पुरुष एकल जनिक सिनर इटली, महिला एकल विजेता है मेडिसन कीज, ठीक है, अमेरिका की। पुरुष डबल्स हेलियोवार और हेनरी पैटन। ठीक है, महिला डबल्स की बात करें कैटरीना सिनिएकोवा और टेलर टाउनसेंड। और मिक्स डबल्स की बात करेंगे अलिविया गैटेकी और जॉन पियर्स, ये ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। अब फ्रेंच ओपन देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल विजेता हैं कार्लोस अल्कराज, महिला एकल की विजेता हैं कोको गॉफ अमेरिका की। पुरुष डबल्स की बात करेंगे तो मार्सल गोनोलस स्पेन के, और होरासियो जेबालोस, और ये हैं अर्जेंटीना। ठीक है, अब महिला डबल्स की सारा एरेना और जैस्मिन पाओलिनी। ठीक है, और इसके अलावा अगर मिक्स डबल्स की बात करेंगे तो सारा एरेना और आंद्रिया ववोसोरी। तो ये जीत हासिल की है। फ्रेंच ओपन की बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे विंबलडन। ठीक है, विंबलडन में पुरुष एकल जीता है जानिक सिनर ने इटली, महिला एकल ईगा स्वियातेक। ठीक है, अब पुरुष डबल्स की बात करें, जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपुल ने जीता है। महिला डबल्स की बात करेंगे तो वोरोनिका कुडोरमोतावा और एलिसे मार्टेस। और मिक्स डबल्स की बात करेंगे तो सेम
वर्बीक और कैटरीना सिनिएकोवा। तो ये तो हो गया विंबलडन। और अब आखिरी यूएस ओपन, जिसके बारे में क्वेश्चन मैंने बताया था पहले। तो क्या है? पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज स्पेन के, महिला एकल अरेना सबालेंका बेलारूस। पुरुष डबल्स की बात करेंगे तो वह है मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरासियो जेबालोस। तो ये विजेता है। महिला डबल्स की बात करेंगे तो विजेता है यहाँ, हाँ, गैब्रिएला डाब्रोस्की और एरिन रूटलिफ इटली। ओके। और मिक्स डबल्स की बात करते हैं सारा ईरानी और एंड्रिया ववास सोरी। तो ये सब जो है ना टोटल का टोटल आपने देखनी है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम से अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन तो रहते ही हैं। तो ये सारा का सारा आपको याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, साउथ कोरिया को हराकर किस देश की टीम ने हॉकी एशिया कप मेंस 2025 का खिताब जीत लिया है? भारत ने जीता है और चौथी बार भारत ने ये खिताब जो है वो जीत लिया है। कहाँ पर ये आयोजन किया गया था? तो बिहार के राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये आयोजन हुआ था हॉकी एशिया कप मेंस का। ओके। तो भारत ने अब तक कब जीते हैं? अभी 2025 में जीता है, इससे पहले 2017 में, 2007 में और 2003 में ये जो खिताब है वो जीत लिया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के किस प्रारूप से सितंबर 2025 में संन्यास ले लिया? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा सभी फॉर्मेट। कौन कौन? T20, ODI और टेस्ट, इन सब से इन्होंने कह दिया कि अब हम संन्यास लेते हैं। 25 साल से अधिक तक खेला उन्होंने। ओके। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इंटरनेशनल क्रिकेट से के किस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया? T20 से उन्होंने कह दिया संन्यास हम ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस भारतीय राज्य अथवा यूनियन टेरिटरी को मिली है? आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में ये आयोजन किया जाएगा। कब होगा? तो 2026 में होगा, अगस्त में। ओके। 17 साल बाद इसकी वापसी होगी। इससे पहले भारत में 2009 में हैदराबाद में ये चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं और अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो एक लाइक बटन तो बनता है ना। ओके। और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल को तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाइएगा। क्वेश्चन होगा अवार्ड से रिलेटेड। भारतीय किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत PV नरसिंह राव अवार्ड से सितंबर में सम्मानित किया गया? आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। भारत के जो आर्थिक परिवर्तन हुआ, जो ना आर्थिक उदारीकरण, उसमें जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, राष्ट्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इस वजह से उनको मरणोपरांत PV नरसिंह राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, वेनिस फिल्म फेस्टिवल, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का प्रतिष्ठित ओरिजोंटी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है आपका अनुपर्णा रॉय। ठीक है, अनुपर्णा रॉय। और किस फिल्म के लिए इनको? तो फीचर फिल्म है सॉन्ग्स फॉर फॉरगेटन ट्रीज। तो इसके लिए इनको ये खिताब जीता है। सवाल इसके बारे में पूछा जा सकता है, कौन सी फिल्म है, सवाल नाम से भी पूछा जा सकता है। और ये भी सवाल हो सकता है कि अन्नपूर्णा रॉय को ओरिजोंटी पुरस्कार किस फिल्म फेस्टिवल में मिला। तो ये बदल बदल के भी हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर यानी 5 सितंबर 2025 को कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? 81। आंसर होगा 81। टोटल 81 है। ठीक है, तो ये सम्मानित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहली रैंक किसकी? आंसर होगा इसका इंदौर, मध्य प्रदेश। ये कैटेगरी 1 है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, और उसमें इंदौर नंबर 1 है, फिर जबलपुर है, आगरा है, फिर सूरत है। ये नाम आपने देखा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? यहाँ स्वच्छ वायु की बात हो रही है, हवा की बात हो रही है। आंसर का इसका अमरावती। ठीक है, 3 से 10 लाख आबादी वाले।
अमरावती नंबर 1, 2 पर झांसी और मुरादाबाद है और तीसरे पर अलवर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अनुसार 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान तो देवास, ये मध्य प्रदेश का एक शहर है देवास। सेकंड पर है परवाणु, ये हिमाचल प्रदेश में। फिर तीसरे पर है अंगुल, ओडिशा में। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 पुरस्कार के साथ आर्द्र भूमि शहर यानी वेटलैंड सिटी मान्यता समारोह 2025 के तहत किन शहरों को पुरस्कृत किया गया है? कौन से 2 शहर हैं? तो इंदौर और उदयपुर। ठीक है, इंदौर और उदयपुर। अब बात करेंगे हम लोग NIRF रैंकिंग 2025। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क फुल फॉर्म होता है। तो ये सरकार के द्वारा रैंकिंग की जाती है तमाम इंस्टीट्यूशंस की, और उसके बारे में बताते हैं। तो क्वेश्चन होगा NIRF 2025 रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आंसर होगा IIT मद्रास, ये चेन्नई में है। दूसरे स्थान पर है ISC बेंगलुरु, तीसरे पर IIT बॉम्बे है। तो देखिए क्या है ना कि बहुत सारी कैटेगरी में, ठीक है, इतनी कैटेगरी में ये अवार्ड जारी किए जाते हैं। तो सारी कैटेगरी की मैं आगे लिस्ट भी दूंगा, बताता हूँ मैं क्वेश्चन के ज़रिए भी। जो महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो NIRF जो रैंकिंग है वो इस तरीके से देखी जाती है वहाँ पर कि संस्थान में टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज कैसे हैं, रिसर्च एंड प्रोफेशनल जो प्रैक्टिसेस वो कैसे हो रहे हैं, ग्रेजुएशन आउटकम कैसा आ रहा है। ठीक है, ये आउटरीच एंड इंक्लूसिव जो काम है वो कैसे हो रहे हैं। आउटरीच मतलब बाहर के संस्थान से भी जो जुड़ाव है वो। ठीक है, और प्रिपरेशन वहाँ क्या कैसी चल रही है। तो इन्हीं सबके आधार पर ये रैंकिंग सरकार के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन होगा NIRF 2025 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आंसर होगा IISc बेंगलुरु, पहले स्थान पर वही है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। सेकंड पर JNU दिल्ली है, बेहतरीन संस्थान। फिर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। फिर चौथे पे जामिया मिलिया इस्लामिया है, और 5वें पर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन की NIRF रैंकिंग में कॉलेज कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन है? हिंदू कॉलेज दिल्ली का, उसका मिरांडा हाउस है। फिर हंसराज कॉलेज है, फिर किरोड़ीमल कॉलेज है, फिर सेंट स्टीफन्स कॉलेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है NIRF 2025 रैंकिंग में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? IIM अहमदाबाद है, उसका फिर बेंगलोर, फिर कोझिकोड, फिर IIT दिल्ली है, फिर IIM लखनऊ है। ये है टॉप बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन NIRF 2025 रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में पहले स्थान पर तो IIT मद्रास है। IIT मद्रास पहले पे, फिर दूसरे IIT दिल्ली है, फिर बॉम्बे है, फिर कानपुर और IIT खड़गपुर है, ये इंजीनियरिंग में। ओके, अगला क्वेश्चन NIRF 2025 रैंकिंग में मेडिकल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन है? एम्स दिल्ली है, उसका फिर PGIMER चंडीगढ़, फिर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, उसका GIPGMER पुदुचेरी, PSG PGIMS लखनऊ है। ये सब संस्थान है। अगला क्वेश्चन NIRF 2025 रैंकिंग में लॉ कैटेगरी में कौन सा स्थान है? पहला तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, इससे पहला स्थान मिला है, और बाकी लिस्ट भी आप देख रहे हैं। ठीक है, टॉप 5 लॉ कॉलेज ये लिस्ट यहाँ पर रही आपके सामने। अब बात करते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन है? तो IISc बेंगलुरु है रिसर्च में। ठीक है, तो ये तो लिस्ट भी देख रहे हैं आप। कुछ अन्य कैटेगरी भी देख लीजिए, पूरी लिस्ट मैंने दे दी। फार्मेसी में जामिया हमदर्द है पहले स्थान पर। डेंटल में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई है। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में IIT रुड़की है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली है। इनोवेशन इंस्टीट्यूट में IIT मद्रास है। ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू है। ठीक है, इसके अलावा स्किल यूनिवर्सिटी में सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में जादवपुर यूनिवर्सिटी नंबर 1 स्थान पर है। SDG इंस्टीट्यूट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें पहले स्थान पर कौन सा है? तो वो है IIT मद्रास चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक NARI नारी 2025 में
किस शहर को भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर बताया गया? आंसर को कोहिमा, ठीक है, कोहिमा नागालैंड की जो राजधानी है वो। तो ये डेटा जारी किया गया है, डेटा विज्ञान कंपनी है पी वैल्यू एनालिटिक्स, उसी के द्वारा ये डेटा जो है ना वो जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक, उसमें किस शहर को भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर बताया गया है? असुरक्षित की बात हो रही है, आंसर क्या होगा? रांची है, रांची सबसे असुरक्षित ये बताया गया इसमें। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ, भारत ने अपनी कौन सी भी स्वदेशी जल घुलनशील उर्वरक तकनीक सफलतापूर्वक विकसित की है? आंसर का पहली ये विकसित की है, 7 साल की मेहनत रिसर्च के बाद देश में खुद का बना है और ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब आप पूछेंगे क्या घुलनशील उर्वरक भारत में नहीं थे, बनते थे क्या? तो नहीं बनते थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और नतीजा था कि हम चीन से मंगवाते थे, चीन पर निर्भर थे, रूस पर निर्भर थे, ठीक है। रूस में जब युद्ध शुरू हुआ रूस और यूक्रेन के बीच में, फिर हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए चीन पर। तो भारत में अब टेक्नोलॉजी बनी है और इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्लड मून के दौरान 7 सितंबर 2025 को चांद का रंग लाल होने की वजह क्या थी? क्यों आखिर चांद लाल हो गया? नज़र तो आता है सफ़ेद सा, कुछ धब्बे से दिखते हैं, लाल क्यों हो गया? तो लाल रंग का जो वेवलेंथ है ना उसका ज़्यादा होने वजह से, ठीक है। एक्चुअल में चांद लाल नहीं हुआ है, बल्कि जो रोशनी हमें दिखाई दी है वो लाल दिखाई दी है क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चंद्रग्रहण क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य जो है ना वो, मतलब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अक्सर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे पर होते हैं, ठीक है। और यदि पृथ्वी जो है ना सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक दे तो उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है, चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन क्या होता है ना कि ये रोशनी पूरी तरह से बंद नहीं होती, बल्कि क्या होता है यहाँ से, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ से रोशनी जो है ना वो छन के कुछ यहाँ जा रही है। ये अब एटमॉस्फेयर है तो यहाँ रोशनी आई और कुछ इधर भी चली गई, कुछ इधर से रोशनी आ गई, ठीक है। एक्चुअल में जो पूरी रोशनी है वो यहाँ आ रही है, ठीक है, इसलिए तो ग्रहण लग रहा है। लेकिन कुछ रोशनी जो है ना वो एटमॉस्फेयर से टकराकर और यहाँ भी जाती है। और चूँकि वेवलेंथ जो है ना वो लाल का ज़्यादा होता है तो इसलिए ये लाल हमें नज़र आता है, क्योंकि बाकी जो रोशनी है, बाकी जो कलर्स हैं ये इसमें से योर उसमें से वो सब अलग अलग बिखर जाते हैं, लेकिन ये वाला यहाँ आता है। फिर कभी कभी देखते हैं ना कि अक्सर सुबह और शाम को सूरज लाल या नारंगी सा क्यों नज़र आता है? इसी वजह से, वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट्स यहाँ ग्राफिक्स दे दिए थे मैंने। अगला क्वेश्चन होगा, सेमीकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कौन सा माइक्रो प्रोसेसर चिप सौंपा जिसे भारत का पहला मेड इन इंडिया प्रोसेसर कहा जा रहा है? आंसर होगा विक्रम 3201 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब उन्होंने कह दिया कि ये पहला है भारत का, तो मान लिए पहला है। वैसे पहला एक्चुअल में है नहीं, भारत में पहले भी बन चुके हैं और जो भेंट किया गया उसमें भारत में निर्मित बहुत सारे चिप भी हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये पहला है नहीं, लेकिन पहला सरकार ने कहा कि ये पहला है तो मान लिया, चलो ठीक है, एग्जामिनेशन में लिखने के लिए कि पहला है। अब जो सरकारी कह रही है तो मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उससे पहले भी बहुत सारे चिप भारत में बने हैं, वो बने हैं और अभी यूज़ भी हो रहे हैं एक्चुअल में एरोस्पेस में। हालांकि ये भी एरोस्पेस में ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो सेमीकॉन इंडिया एक आयोजन हुआ था और उसी में ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने को सौंपा, एक बड़ा अचीवमेंट भी कहा अश्विनी वैष्णव ने इसको। अब आगे बढ़ते हैं और पर्यावरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? असम में, ठीक है। द वल्चर नेटवर्क नाम से है और वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, तो उन्होंने कहा कि ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के सभी
जिलों में अगस्त सितंबर 2025 में बाढ़ आ गई और जिसे 1988 के बाद की सबसे भयानक त्रासदी यानी बाढ़ बताया जा रहा है। आंसर का पंजाब। अगस्त में ये बाढ़ शुरू हुई थी और सितंबर में तो पूरे पंजाब में फैल गई। सभी के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए और बहुत लोग परेशान हुए हैं और सेना को ऑपरेशन राहत चलाना पड़ा है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस पड़ोसी देश में 6.0 तीव्रता और इसके बाद फिर 5.2 तीव्रता और भी अन्य तीव्रता के भूकंप आया जिससे 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है? क्या होगा आंसर इसका? अफगानिस्तान। भूकंप का केंद्र जो था ना वो नांगरहार था, नांगरहार, ठीक है, इस जगह पर। ये अफगानिस्तान है, यहाँ पर ये सेंटर था इसका, ठीक है। वहाँ की राजधानी क्या है अफगानिस्तान की? काबुल है। वहाँ सर्वोच्च नेता है हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, प्राइम मिनिस्टर हसन अखुंद। आबादी करीब 50 करोड़ है और मुद्रा वहाँ पर चलती है अफगानी। अब आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड कंटेंट लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जो टॉपिक है ना उसको 2 टुकड़े में हमने तोड़ा हुआ है और एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और दूसरा है विदेश, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड पहले क्वेश्चन लेते हैं और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के वोटिंग के दौरान भारत का क्या रुख रहा, जिसमें फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण और 2 राज्य समाधान की बात कही गई थी और भारी बहुमत से ये पारित हो गया। आंसर क्या होगा इसका? पक्ष में वोट दिया भारत ने, ठीक है। भारत ने पक्ष में वोट दिया। 142 देशों के भारी बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का? मतलब ये हुआ कि जो जिस जगह पर इजराइल है ना वो कभी फिलिस्तीन हुआ करता था, फिर इजराइल बनाया ब्रिटेन ने और तमाम देशों ने मिलजुल कर, और फिर इजराइल वहाँ फिलिस्तीन के इलाके में बढ़ता चला गया और फिलिस्तीन जो एक कभी हुआ करता था उसकी संयुक्त राष्ट्र में मान्यता ही नहीं है देश के तौर पर। बस उसके प्रतिनिधि वहाँ जा सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो एक देश के तौर पर मान्यता है नहीं एक्चुअल में फिलिस्तीन की, ठीक है। तो फिलिस्तीन के 2 ही टुकड़े बचे हुए हैं, ओके, 2 टुकड़े हैं फिलिस्तीन। अगर देखेंगे आप तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है ना वो इजराइल है और ऐसे इस तरह का है और यहाँ पर एक है वेस्ट बैंक और यहाँ पर जो है ना वो गजा है। तो यही फिलिस्तीन बचा हुआ है, तो इसको देश की मान्यता मिल जाए इसके लिए वोटिंग की गई थी और भारत ने कहा कि हाँ यहाँ देश की मान्यता मिलनी चाहिए। जो ये 2 यहाँ पर वेस्ट बैंक कहते हैं और यहाँ पर गजा है, तो गजा की हालत बहुत ख़राब है, ठीक है। तो इस वजह से कुछ देशों ने जो है ना विरोध भी किया था, जैसे इजराइल ने खुद विरोध किया, फिर यूएसए, अर्जेंटीना, हंगरी, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे, इन सब ने विरोध किया था लेकिन बहुमत से पारित हुआ। तो क्या सच में अब बन जाएगा देश? नहीं, इतना आसान नहीं है फिलिस्तीन को देश की मान्यता मिलना। क्यों? क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना उसके जो डिसीजन है वो बाध्यकारी नहीं होते हैं, वो बस मैसेज देने के लिए होते हैं। और सुरक्षा परिषद जो है 15 सदस्यीय है जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो का पावर है, उसी का डिसीजन जो है ना वो बाध्यकारी होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन, नेपाल की बात कर रहे हैं हम। हाँ, क्वेश्चन ले लेते हैं। नेपाल में किस जनरेशन के युवाओं ने 26 सोशल मीडिया प्रतिबंध के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन किया और फिर सरकार को वहाँ झुकना पड़ा था? तो क्या होगा? जेएनजी। क्या कहेंगे हम? जेएनजी। तो यह सवाल होगा कि जेएनजी क्या होता है, किसको कहते हैं जेएनजी? तो देखिए जिनका जन्म जो है ना 1997 से लेकर 2012-13 के बीच में होता है वह है, उनको जेएनजी कहते हैं। ये पूरी तरह से स्मार्टफोन, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई पीढ़ी है। और फिर अगली जो पीढ़ी है ना 12-13 के बाद की जो अभी तक है वो जेन अल्फ़ा है।
यानी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल टेक्नोलॉजी, इन सब के साथ बड़ी हो रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस पड़ोसी देश में जेन जी युवाओं ने संसद, सुप्रीम कोर्ट और नेताओं के घर जला दिए और प्राइम मिनिस्टर को वहां पर इस्तीफा देकर भागना पड़ा? नेपाल। ये सवाल हो सकते हैं, ठीक है, नेपाल। और इस तरीके से जो जलता हुआ आप देख रहे हैं, ये संसद है जल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट जल रहा है, और ये वहाँ का सचिवालय है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बैठते थे, मंत्री बैठते थे, राज दरबार नाम था इसका, वो सब जला दिया गया था जेन जी आंदोलन के दौरान। बहुत बुरा हाल था। तो पहले श्रीलंका का बुरा हाल हुआ, फिर बांग्लादेश, और अब नेपाल, हमारा जो पड़ोस है वहाँ हालत ख़राब है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कुशासन और सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध, वो सब, उन सब ने ये हाल कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जेन जी के द्वारा नेपाल में तख्ता पलट के बाद अंतरिम और पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी? सुशीला कार्की। क्या नाम है? सुशीला कार्की। ये रहा फोटोग्राफ इनका। जेन जी आंदोलन, हिंसा, आगजनी और तख्ता पलट के 4 दिन के बाद सुशीला कार्की के हाथ में सत्ता आई। 12 सितंबर को इनको शपथ दिलाई गई वहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के द्वारा। ये कौन है सुशीला कार्की? तो वो सुप्रीम कोर्ट की, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। ठीक है, पढ़ाई लिखाई इन्होंने काफ़ी कुछ भारत में की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस यूरोपीय देश में ब्लॉक एवरीथिंग नामक अभियान चला और देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए? आंसर का फ्रांस। ये आंदोलन का नाम था ब्लॉक एवरीथिंग। ओके, यानी सब कुछ बंद कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, तख्ता पलट की कोशिश के लिए किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने 27 साल की जेल की सज़ा सुनाई? आंसर का ब्राज़ील। 11 सितंबर को ये ऐलान, मतलब ये जो फैसला है वो सुनाया गया है। जायर बोल्सोनारो जो है वो 2022 में चुनाव हार गए थे और लूला डे सिल्वा वो राष्ट्रपति बने थे। तो फिर 2023 में जब लूला डे सिल्वा उन्होंने शपथ ले ली राष्ट्रपति पद की, उसके बाद फिर उनको हटाने के लिए पूरी कोशिश हुई थी ब्राज़ील में। एक बार मैप के ज़रिए भी देखते हैं, प्यारा भारत है अपना, और दक्षिण जो अमेरिका महादेश है वहाँ चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका महादेश है, इधर उत्तरी और ये इधर दक्षिणी, और ये रेड कलर में देख रहे हैं आप, ये ब्राज़ील। ठीक है, तो ब्राज़ील में ही वहाँ की जो राजधानी है ब्रासिलिया, तो वहाँ पर ये जो घटना हुई थी, और उस समय पब्लिक भयानक रूप से आ गई थी इनके कहने पर, और फिर दंगे की स्थिति हुई, और वहाँ की जो संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, संसद में घुस गई थी पब्लिक और बुरा हाल वहाँ कर दिया था इस जगह पर। और ये नज़ारा था उस वक्त का। तो तख्ता पलट की कोशिश हुई थी, कह दिया था कि हम नहीं मानेंगे लूला डे सिल्वा को राष्ट्रपति के तौर पर, और फिर अब सज़ा इनको सुनाई गई है 27 साल की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फ्रांस में 2 साल में चौथे प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा। तो सितंबर 2025 में संसद ने किसे प्राइम मिनिस्टर पद से हटा दिया? आंसर फ्रांसवा बायरो। फ्रांसवा बायरो 2 साल में 5वें और 1 साल में चौथे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की ज़रूरत पड़ गई है। 9 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे और फिर संसद ने हटा दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सितंबर 2025 में किसे फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर चुना है? आंसर होगा सेबेस्टियन लेकोर्नु। सेबेस्टियन लेकोर्नु तो उनके सहयोगी हैं और उनको नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। देखिए क्या है ना, फ्रांस में थोड़ी स्थिति गड़बड़ है, वहाँ ना राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है, ठीक है, और वहाँ के संसदीय चुनाव अलग होते हैं, और फिर हालांकि राष्ट्रपति ही सर्वोपरि है वहाँ पर, उसी का डिसीजन होता है, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की जैसे स्थिति होती है, लेकिन वहाँ एक प्राइम मिनिस्टर भी होता है जो राष्ट्रपति के कहने पर चलता है, और देश की जो व्यवस्था है वो उसका जिम्मेदार एक तरह से कुछ तौर पर प्रधानमंत्री भी होता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि राष्ट्रपति किसी पार्टी का बन गया और वहाँ पर संसद में बहुमत किसी पार्टी के आ गए, तो जिसकी बहुमत है उसका जो है वो प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन कई बार राष्ट्रपति बात करते हैं और कहते हैं कि ऐसा है
हमारे इस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना दो, आप लोग समर्थन कर दो और फिर आपकी नीतियों के आधार पर हम कुछ बातें मान लेंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ है और यहाँ पर फिर बार बार वहाँ प्राइम मिनिस्टर बदलने पड़े। अगला क्वेश्चन, कतर की राजधानी दोहा में किस देश ने हमास को निशाना बनाकर सितंबर 2025 में हमला किया? आंसर होगा इजराइल ने हमला किया, ठीक है, और कहा कि हमास के नेता थे उन्हीं को टारगेट किया गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। सितंबर 2025 में जापान के किस प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की? शिगेरू इशिबा। मात्र 11 महीने पहले वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। जनता में बहुत असंतोष है जैसा कि खबरें आई हैं, और फिर इन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी टूटने के कगार पर आ गई थी इनकी, कहा इस्तीफा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम के नए उप प्रधानमंत्री कौन है? तो डेविड लैमी, ठीक है, डेविड लैमी। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर उप प्रधानमंत्री जो थी वो एंजेला रैनर थी, लेकिन उस टैक्स घोटाले में नाम आ गया, फिर इस्तीफा देना पड़ा और अब डेविड लैमी जो है उप प्रधानमंत्री बने हैं। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर, ठीक है, कीर स्टारमर वहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए हैं? अनुतिन चारविराकुल, ये नाम है इनका, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस टाइकून है और इनको प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। 2 वर्ष में ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले पैतोरटान शिनावात्रा थी, लेकिन उनको बर्खास्त कर दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और अब एक क्वेश्चन और इसमें था लेकिन वो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन होगा चीन से रिलेटेड कि किस पड़ोसी देश ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 वर्ष पूरे होने पर सितंबर 2025 में विक्ट्री डे परेड मनाया, और जिसमें पहली बार बहुत सारे नए आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया था? तो चाइना में, ठीक है, चाइना में ये हुआ था। अब दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन, इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुंच चुके हैं। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाता है? तो सितंबर के दूसरे शनिवार को 2025 में 13 सितंबर को मनाएगा, और थीम थी इस बार की प्राथमिक चिकित्सा और जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाता है? तो 11 सितंबर को, और थीम है शहीदों को याद करें, वनों की रक्षा करें। अगला क्वेश्चन, विश्व ये रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, और इस बार की थीम ये रही। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, मदर टेरेसा के निधन के वर्षगांठ के दिन। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। थीम क्या है इस बार की? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनके जन्मदिन पर। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 2 सितंबर को, और इस बार की थीम है कोकोनट फॉर कल्चरल इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो ये इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है, और इस बार की थीम थी बेहतर जीवन के लिए सही खाएं। दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीकली, फर्स्ट एंड सेकेंड वीक सितंबर 2025 का, और डेली का वीडियो भी देखिए। कल मिलते हैं फिर, ओके। और हाँ, तमाम जो कोर्सेज हैं यूपीएससी और पीसीएस के, वो सब शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल हैं, देख सकते हैं आप। ओके, बाय।